नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवानी अकेडमी में। तो साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो कि आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में प्रजनन। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आप इस पार्ट से जुड़ रहे हैं तो बच्चों आपको बता दें, इसके और भी पार्ट्स आ चुके हैं। तो आप पहले उन पार्ट्स को भी देखें, फिर इस पार्ट्स को भी देखें, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट यानी प्यारे प्यारे प्रश्नों को। चलिए देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज का जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक वीड्स यानी कि घास की बात की जा रही है बच्चों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक क्या है, जलीय घास है। आपके सामने देखिएगा ऑप्शन है मैंगो, हाइड्रीला, इकॉर्निया, इनमें से दोनों यानी कि बोथ ए बी और सी। देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। मैंगो किसी प्रकार का घास नहीं है तो ऑप्शन ये होगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रीला और जो इकॉर्निया होते हैं जल में पाए जाते हैं, जलीय घास होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बी और सी। हम थोड़ा सा भी वक्त आपका जाया नहीं करेंगे, कम समय में आपको अधिक इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका प्रश्न है कि पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। ओके बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो आपके सामने ऑप्शन ही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मोटोमी किस में पाया जाता है। तो बच्चों प्लाज्मोटोमी किस में पाया जाता है, आपको ऑप्शन बता दें। प्लाज्मोटोमी आपको ओपेलिना में पाया जाता है, बट यहाँ पे समझते हैं ये प्लाज्मोटोमी आखिर होता क्या है, समझिएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक जीव है, ये कौन है, ओपेलिना है। क्लियर। अब इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर जो केंद्रक है, ओपेलिना बहुकेंद्रकीय होता है बच्चों। यानी देखिए केंद्रक है। अब होता क्या, ये डिवाइड हुआ, क्या होगा बच्चों, इसका जो शरीर है डिवाइड हुआ दो हिस्सों में। ओके, अब हुआ यही कि एक के अंदर 5, एक के अंदर 3 केंद्रक चले गए। अब होता क्या है, ये कंडीशन फिर से यानी कि जो 8 यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, ये कंडीशन क्या होता है, मेंटेन कर लिया जाता है। 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस को क्या कर लिया जा रहा है, मेंटेन कर लिया जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल था वो था ओपेलिना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आपके सामने, वह है ओपेलिना। और ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर हम कहना चाह क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि जब जीव के संपूर्ण शरीर का विकास शरीर के एक छोटे से हिस्से से हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है, जिसके द्वारा शरीर के लॉस्ट बॉडी पार्ट फिर से जनरेट होते हैं। और क्या होता है, साथ ही साथ ये अलैंगिक प्रजनन का भी माध्यम होता है। तो बच्चों यहाँ पर रीजनरेशन के हम प्रकार की बात करते हैं। तो रीजनरेशन आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलता है मॉर्फोलेक्सिस, दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस। तो मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, अगर हम इसको समझ लें तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन, अब देखेंगे बच्चों रीजनरेशन दो प्रकार के। अभी आपने बोला था एक होता है मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस, एक है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस समझने का प्रयास कीजिएगा। जब लॉस्ट बॉडी पार्ट का रिपेयरिंग होता है, जब लॉस्ट बॉडी पार्ट का रिपेयरिंग होता है, देखिएगा रिपेयरिंग, जब रिपेयरिंग होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, पूर्ण शरीर का विकास, पूर्ण शरीर का विकास, यानी कि यहाँ पे छोटे से जो हिस्से होते हैं उससे पूर्ण शरीर का विकास होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस।
आपके सामने ऑप्शन है एपीमॉर्फोसिस। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि पिस्टिया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पिस्टिया एक जलीय जीव है। ठीक है बच्चों, जलीय जीव होता है, यानी कि जल में पाया जाता है। ओके, यह जलीय पौधा है। अब आपने जलकुंभी देखा होगा, तो ये भी जलकुंभी के जैसे ही होता है। तो बच्चों देखिए, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ऐसे जलकुंभी होता है। क्लियर? ये उसके पत्तियां हो गई। अब ये जो होता है ना, ये ऐसे जड़ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं बच्चों? ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जलकुंभी है उसमें भी ऑफसेट से क्या होता है कि नए पौधे विकसित किए जाते हैं। मतलब कि ये यहाँ से टूट गया, देखिएगा अगर यहाँ से ये टूट गया ना, तो यहाँ से क्या होगी, ये जा करके करेगा क्या कि दूसरा पौधा विकसित कर लेगा। क्या कर लेगा? दूसरा पौधा विकसित कर लेगा। तो बच्चों वैसे ही यह भी होता है। कौन? तो पिस्टिया भी एक जलकुंभी की तरह ही होता है। तो इसमें भी जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होता है बच्चों? ऑफसेट के द्वारा। क्लियर? ओके, अब प्रश्न आपके सामने कि निम्न में किसमें ओवोविविपेरिटी देखने मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जीव एक्चुअली 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं विविपेरस, दूसरा होता है ओविपेरस, तीसरा होता है ओवोविविपेरस। विविपेरस यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं, ओविपेरस यानी कि जो अंडे देते हैं, और ये है ओवोविविपेरस। इसको हम समझते हैं, फिर प्रश्न का जवाब आप खुद ब खुद दे देंगे। समझिएगा, विविपेरस। तो बच्चों देखिए, विविपेरस का मतलब क्या होता है? बच्चे देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले। ओके, एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। बट यहाँ पर बच्चों दोनों कंडीशन को मिला करके बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है ओवो विविपेरिटी, समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि क्या होता है कि ये जो जीव होते हैं ओवो विविपेरस करते क्या है कि ये डायरेक्ट क्या आती है, अंडे को नहीं देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अंडे को नहीं देते हैं, जबकि क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को देते हैं। मतलब कि ये इनका जो अंडा है बाहर नहीं निकलता है, शरीर के अंदर ही क्या होता है, हैच होता है, उससे जीव क्या होता है, उसके जो बच्चे होते हैं बाहर निकलते हैं। तो बच्चों ऑप्शन की ओर पहुंचते हैं। तो हेल में तो अंडे देते हैं, ये तो होगा नहीं, प्लेटिवस भी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वह एक रेटल स्नेक। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो रेटल स्नेक है उसमें आपको ओवो विविपेरिटी देखने को मिलता है, यानी कि अंडे उसके में बनेंगे, बट अंडे से बच्चे बाहर निकलेंगे, ना कि अंडा पूरा बाहर निकलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि ड्रोन का विकास किससे होता है। समझने का प्रयास करेंगे। ड्रोन मधुमक्खी से संबंधित है। ठीक है, जैसे देखिएगा कि मान लो ये ओवम है। क्लियर है? ओवम है। अब ओवम क्या हुआ कि एस्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो गया। देखिएगा ये मान लो ये एस्पर्म है, ओवम एस्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो गया। तो बच्चों ओवम जब एस्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो उससे जो हनी भी बनती है, हनी भी। ओके, क्वीन और हेल्पर, क्वीन और हेल्पर हनी भी बनती है। ठीक है, और ये जो है ऑन फर्टिलाइज है, ऑन फर्टिलाइज है। ठीक है, और ऑन फर्टिलाइज से क्या बनता है, ड्रोन बनता है। यानी कि इसमें पाया जाता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो ड्रोन का विकास किससे होता है बच्चों? तो ऑन फर्टिलाइज एक से होता है। क्लियर? ओके, अब है कि निम्न में किसके लिए होमोथेलिक और मोनोसियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। होमोथेलिक और मोनोसियस, यहाँ पे 2 टर्म है आपके साथ। और बच्चों आपको बात है मोनोसियस और होमोथेलिक का मतलब क्या होता है। यह वैसी कंडीशन होती है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही थैलस में रहते हैं और एक ही बॉडी में। अगर होमोथेलिक की बात करेंगे तो एक ही थैलस में होगा, और मोनोसियस की बात करेंगे तो एक ही शरीर में। तो बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात किया जा रहा है किसकी, तो यहाँ पे बात की जा रही है बाइसेक्सुअलिटी की। किसकी बात की जा रही है, बाइसेक्सुअलिटी की, यानी कि द्विलिंगी, द्विलिंगी, यानी कि होमोथेलिक और ये
मोनोसियस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो द्विलिंगी को। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारा अन्य प्रश्न है आपके सामने कि डायोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों मोनोसियस डायोसिस, मोनोसियस को हमने अभी देखा था कि उसमें क्या होगा, एक ही जीव के शरीर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। बट डायोसिस में होता है कि मेल का जो शरीर होता है अलग होता है, फीमेल का शरीर अलग होता है। तो डायोसिस किसको रिप्रेजेंट करता है आप ही बताओ ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? यूनिसेक्सुअलिटी की, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों क्या है बच्चों? तो सेपरेट है। और जब सेपरेट होंगे तो यूनिसेक्सुअल ही ना होंगे जी। ओके, जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि हमारे में क्या है, जैसे कि हम मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर कोई फीमेल है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि सेपरेट सेपरेट है, एक दूसरे अलग अलग है, मतलब एक ही शरीर में नहीं है। ओके बच्चों, आगे बढ़े ना, ठीक। और अब प्रश्न आता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, ताकि आपको लगे कि आपने क्या किया, आप वीडियो देख रहे हैं और प्रश्न को आप जान सकते हैं खुद को कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कि अगर आलू के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या 48 है। मियोसाइट आप समझते हैं बच्चों क्या होता है? मियोसाइट यानी कि वैसी कोशिका जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है, वैसे कोशिका, समझिएगा, ठीक है। वैसे कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? वैसे कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। क्लियर? ओके। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? डिप्लॉयड होगा तभी ना होगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पूछा रहा है 2n बराबर कितना है बच्चों? 48 है, ठीक है। और आपको पता है, क्या पता है बच्चों, कि गैमेट हमेशा क्या होता है? n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पक्का आएगा और आप इसे गलत कर दो कब? जब आप कंफ्यूज रहोगे। तो आप इसे कंठस्थ कर लो कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहता है, ठीक है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड रहता है। तो यहाँ पे 2n बराबर क्या है बच्चों? 48 है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा? 48/2 इज इक्वल टू 24, और 24 यानी कि n बराबर कितना आया बच्चों? n बराबर आया 24, यानी कि इसमें जो गैमेट होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 24 हो जाएगा। क्लियर? ओके। हम बात करते हैं जो अगला प्रश्न है कि केला उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एपोमेक्सिस, एपोमेक्सिस का मतलब होता है बिना फ्यूजन के, ठीक है, एसेक्सुअल, बिना फ्यूजन के। क्लियर है? फिर यहाँ पे है कि पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब पार्थेनोकार्पी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, अनिषेक जन्म। अब पार्थेनोजेनेसिस, अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि ओवम से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, ओवम से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट निषेचन के, ठीक है बच्चों। यानी कि बिना निषेचन का अगर क्या होता है, ओवम से ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? ओके। बट यहाँ पे क्या है? पार्थेनोकार्पी है, यानी कि इसमें जो क्या होता है, फल है उसका जो विकास होता है वो एम्ब्रियो छोड़ करके, यानी कि जो ओवरी है उससे हट करके होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, ओवरी में नहीं होता है तो ये पार्थेनोकार्पी होता है। तो आप याद रखेंगे केला एक पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है। क्लियर है? और बेस्ट उदाहरण है, ठीक है, नॉर्मल उदाहरण नहीं है, बेस्ट उदाहरण है। अब वाय निषेचन किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा। ओके बच्चों, जेलीफिश, सी स्टार, बोथ। रेप्टाइल्स आपने देखा होगा, जैसे कि सांप है, तो क्या सांप के अंदर फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है? नहीं होता है, ये तो ऑप्शन गलत है। बच्चों आपको बताते हैं जेलीफिश और सी स्टार ये दोनों जलीय जीव हैं, और जलीय जीवों में अधिकांशतः जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा होता है तथा इसका सेक्स ऑर्गन विकसित होता है। समझने का प्रयास करेंगे। एक लिंगाश्रयी मतलब कि एक लिंगी होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके, एक ये है और एक ये है। ओके, यहाँ पे एक एंथ्रेडियोफोर और एक है
आर्किगोनियोफोर। ओके बच्चों, तो आप मेल है और फीमेल है, मेल है और फीमेल है, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग थैलस में है। तो बच्चों ये क्या है, एक लिंगी है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेसल की क्या बात हो रही है। ये तो दोनों मिल गया ना, मार्केंसिया में एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, यानी कि अलग अलग पौधे में है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब यही होगा, बट यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं टेसल। आपने देखा होगा ना भुट्टा, अब भुट्टा के ऊपर देखेंगे ये जो भुआ होता है, ये जो आपको दिखाई देता है ना वो बाल के जैसे, इसको हम कहते हैं टेसल। क्या कहते हैं बच्चों, टेसल। तो क्या यहाँ पे मार्केंसिया में टेसल होता है, तो नहीं है ना। ओके, वो किसमें होता है, तो वो आपको देखने मिलता है उसमें मेज यानी कि मक्का में। ओके, और मक्का का वो क्या होता है, तो मक्का का वो होता है स्टिग्मा। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर, यानी कि डी। ठीक है, मार्केंसिया में आर्किगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न आपके सामने है कि युग्मक का प्लॉइडी लेवल कितना होता है। बहुत ही आसान, अभी हमने बताया था कि गैमेट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, एन होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। फिर है कि पुष्प का अंडाशय होता है। पूछा जा रहा है बच्चों कि पुष्प का अंडाशय का प्लॉइडी लेवल क्या है। तो एक्चुअली ये युग्मक नहीं है, तो एन नहीं होगा, 3n भी नहीं होगा, ना ही 4n होगा। एक्चुअली क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। पुष्प का अंडाशय क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है, याद रखेंगे। ओके, अब प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना बच्चों किसकी बात की जा रही है, डिप्लॉयड की। किसकी, डिप्लॉयड की, यानी कि 2n की। समझने का प्रयास करेंगे। ओवम क्या होता है, n होता है। एसवम क्या होता है, n होता है। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है 2n। ओके, द्विगुणित संरचना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। क्लियर। ओके जी, अब बात करते हैं जो आलू की आंखें ऑफ आइज ऑफ पोटैटो। हाँ जी, आंख, यानी कि जो आलू होता है ना उसमें आंख भी होता है। आपने देखा होगा ऐसे। देखिए हम यहाँ पे आलू बनाते हैं, ठीक है, ये आंखें देखती भी हैं बच्चों। इन आंखों में क्या है, चमक सी है। देखिए ये है आंखें, आइज हैं। क्या है, तो आई है। ये है आपकी आंखें नहीं बच्चों, आपकी आंखें नहीं है, ये है एक आलू की आंखें। और देखिएगा बच्चों, आलू की आंखें क्या होती हैं, तो आलू की आंखें होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, अवस्थानिक कलियां। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्सिलरी बर्ड्स। क्लियर। ओके, अब देखिएगा, अब केला में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, बनाना की बात की जा रही है, तो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मानते ये हो गया, ऐसे केला का ये जड़ हो गया, ठीक है, ये मिट्टी। अब देखेंगे ऐसे उसमें केला में ऐसे निकलता है, और ये आगे चल करके क्या होता है, तो ऐसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके, ऐसे बड़ा हो जाता है, फिर इसमें केले ऐसे लगते हैं। तो इसको एक्चुअली कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं राइजोम। क्लियर है। क्या कहते हैं बच्चों, राइजोम। इसे हम कहते हैं राइजोम, प्रकंद कहते हैं। तो यहाँ पे जो केला है उसमें जो काय की जनन हो रही है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, वो है राइजोम। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं एसिटाबुलेरिया। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, एसिटाबुलेरिया क्या है, तो एक जीव है, एक पौधा है। क्या है, एक पौधा है, या एक पौधा नहीं, एल्गी है। ठीक है, एक पौधा है। अब समझिएगा, जैसे हम सिंगल सेल प्लांट, सिंगल सेल प्लांट है, यानी कि सिंगल सेल प्लांट है, मतलब कि जो पौधा है ना वो बना होता है केवल और केवल एक सेल का। तो इसमें देखते हैं एल्गी। ठीक है, तो एसिटाबुलेरिया क्या है बच्चों, तो एक एल्गी है, यानी कि पौधा है। ओके जी, अब है कि सेब का खाने योग्य हिस्सा, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सेब का खाने योग्य हिस्सा क्या है, थैलेमस है, न्यूक्लियस है, ओवरी है और एंडोस्पर्म है। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म एक ऐसी संरचना है जो कि क्या होता है, सीट के अंदर होता है और उसे भोजन देता है। क्लियर। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं ऐसे ओवरी होता है, समझिएगा। ओके, ऐसे ऐसे हो गया, ओव्यूल है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे सेल्स होते हैं,
इनकॉम था न्यूसेलस। ओके, तो यहाँ पे न्यूसेलस है, क्या बच्चों, न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस है। अब ये न्यूसेलस है तो यहाँ पर जो न्यूसेलस तो होगा नहीं, क्योंकि सेब में आपको न्यूसेलस तो दिख नहीं रहा है। फिर है ओवरी, तो बच्चों यहाँ पे ओवरी क्या है, तो सेब का खाने योग्य हिस्सा होता है थैलेमस, क्योंकि जो सेब है ना, इसका विकास किससे होता है, थैलेमस से होता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि थैलेमस से होता है। तो इसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, थैलेमस है। क्लियर। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सभी ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से अंत तक बने रह के लिए दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, या नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे आपके जो नया चैप्टर है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। और बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर हम वैसे ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे आपको जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो, यानी कि इररिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं कराए जाएंगे, चाहे हम हो चाहे हमारी टीम हो। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।